हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, सबके परिवार वाले बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। अच्छी खबर तो ये आ रही है सुनने को क्या हम देख रहे हैं कि जो मार्च, अप्रैल और मई के महीने हमने बहुत बुरे निकाले हैं। कोरोना प्रचंड अपना तांडव कर रहा था, ठीक है, पूरे देश के अंदर। वो धीरे धीरे अब अपनी रफ्तार कम करने लगा है। जयपुर में भी आंकड़े कम देखने को मिल रहे हैं, रोज नियमित आंकड़ों में कमी हो रही है, मृत्यु दर में कमी आती जा रही है, ठीक है। तो भैया अच्छे संकेत हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि अभी कॉलेजेस में बच्चों की कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएगी परीक्षाओं होने के बाद में, जैसे कि प्रमोट होने वाले को। अरे भाई, सबसे पहले तो जो प्रमोट हो गए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं, है ना। मजे हो गए, है ना। आओगे ना थोड़ा सा फील्ड में, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब मज़ा आने वाला है भाई साहब। जो पहले से बिल्कुल एकदम बुलेट प्रूफ एक तरीके से होके बैठ रहे हैं ना, उनके साथ में टक्कर होने वाली है बेटा। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरी बात, तो खुशखबरी तो है ही कि प्रमोट हो गए, चलो ठीक है यार, कोरोना में अच्छी बात है। लेकिन फाइनल ईयर वाले बेचारे, उनका पेपर होने वाला है, ठीक है। तो फाइनल ईयर वाले बेटा तैयारी कर लेना, पेपर होंगे आप लोगों के, तो अच्छे से तैयारी करो और फटाफट से पास हो और अपने तैयारी करो कंपटीशन की, ठीक। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो सके बच्चों के स्कूल्स खुल जाएँ, कोचिंग्स खुल जाएँ, शिक्षा का भी वातावरण बने। भाई मार्केट में तो वातावरण बन गया, लेकिन अपने पढ़ने वालों का, शिक्षा के क्षेत्र का वातावरण पता नहीं कब बनेगा। चलो जो भी है, खैर आप लोग खुद ही डेली न्यूज़पेपर वगैरह में देख रहे होंगे सब चीज़ें। अभी बात करने आया हूँ बेटा इस सेशन में, मतलब आज के वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, उसके बारे में अपडेट करने आया हूँ। वैकेंसी अपडेट के अंदर ही मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा। उस वैकेंसी के अंदर कौन तो फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता है, कौन कौन क्या क्या, सारी चीज़ें बात करने वाले हैं उस वैकेंसी के बारे में। अच्छी वैकेंसी, बड़ी वैकेंसी के बारे में मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट करता हूं। आप लोग हमेशा तैयार रहा करो बेटा, कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए, ऑलवेज रेडी रहा करो और उसमें लग जाया करो। बहुत अच्छी वैकेंसी है बैंक का, जिन्होंने अपना कैरियर सोचा है ना बेटा बैंक से रिलेटेड, ठीक है, उस फील्ड के लिए बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है। तो भर्ती का नाम तो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो भर्ती आई है वो भर्ती है IBPS, RRB की, मान लो क्लर्क की, ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सेक्शन। RRB का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। अरे ग्रामीण बैंक का नाम सुना है क्या? बस वही वैकेंसी है। ग्रामीण बैंक के माध्यम से ये वैकेंसी, मतलब इनके लिए वैकेंसी IBPS करवाता है। जैसे वही बहुत सारे पदों के लिए SSC एग्जाम करवाता है, बहुत सारे पदों के लिए RPSC एग्जाम करवाता है, वैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारी जो वैकेंसीज है ना, वो कौन कंडक्ट करवाता है? IBPS करवाता है। काफ़ी टाइम हो गया इसको IBPS को एग्जाम देते हुए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है ये कि IBPS इज नॉट अ पोस्ट, IBPS इज ओनली अ बॉडी पार्ट हु कंडक्ट द एग्जाम ऑफ RRB। यानी कि RRB का एग्जाम लेता है, क्लर्क वगैरह का, PO वगैरह का, मैनेजर वगैरह का जो एग्जाम लेता है वो संस्था है, एक बॉडी पार्ट है, ओके। अभी बात करने वाले हैं बैंकिंग से रिलेटेड। ये जो वैकेंसी आई है RRB में, इसके अंदर पहले तो पदों की बात कर लें। पद कितने हैं? तो पद तो बेटा बहुत सारे हैं, 10,368 के आसपास पद हैं, लगभग 10,368 के आसपास पद हैं। तो इस बारे में तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हमारे लिए तो एक पद काफ़ी है, पढ़ने वाले के लिए तो एक पद ही होता है ना। तो छोड़ो, आप तो एक पद, इतनी बड़ी बड़ी बातें भी क्यों कर रहे हैं। हम तो 10,368 पदों की बात कर रहे हैं। 10,368 में से देखो कौन कौन से पद किस किस के लिए हैं, कैसे कैसे हैं, वो उसका थोड़ा सा हल्का सा डिवाइडेशन समझा देता हूँ। आप लोगों को कौन से कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है वो समझना जरूरी है, क्योंकि कई विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे थे, बच्चों के, स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर हमें कौन से वाले सेक्शन में फॉर्म फिल करना है। मेन इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ठीक है। वैकेंसी तो आ गई, फॉर्म भरना भी शुरू हो गए, वो सब चीज़ें आप लोगों को पता है। अगर नहीं भी पता है तो इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों को मैं दे दूंगा, लेकिन कहाँ फॉर्म भरना है, कौन से सेक्शन में फॉर्म भरना है वो समझना जरूरी है। गलती मत कर देना, गलत तरीके का फॉर्म मत भर देना, पहुँच जाना भाई। तो पदों की बात कर लेते हैं। तो 10,368 है, उसके बाद में हम अलग अलग जो कैटेगरी वाइज जो पद है ना वैसे देखते हैं। सबसे पहला जो होता है इसके अंदर, तो फर्स्ट तो आता है इसमें स्केल 1, देखेगा आपको स्केल फर्स्ट दिखेगा ना, ठीक है। यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट है बेटा, ये थोड़ा सा मैंने कम लिखा है, ये लो ऑफिसर स्केल फर्स्ट, ऑफिसर स्केल 1। एक तो ये है ऑफिसर स्केल 1, ये हमारे भरने वाली वैकेंसी है। यानी कि कहने का मतलब आप इसको कह सकते हो PO, ठीक है। ये जो
प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसे आप कहते हो ना, पीओ, ठीक है, वो होता है। तो ऑफिसर स्केल 1 की जो वैकेंसी होती है वो पीओ की वैकेंसी है, ठीक है, ध्यान रखना। 3869 लगभग है ये, 3879, 69 नहीं सॉरी 79, 7969 में हमेशा कन्फ्यूजन आप लोगों को भी होता होगा ना, मेरे तो वैसे ही मैथ वीक है। ऑफिसर स्केल 1 पीओ की बात करें, पीओ वाली पोस्ट है बेटा, इसके लिए अंदर आप अप्लाई करोगे बिल्कुल, 3879 पोस्ट है। उसके बाद में ऑफिसर लेवल की होती है स्केल 2, फिर उसके बाद में होती है स्केल 3, देन उसके बाद में आता है स्केल 3 के बाद में आता है ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज जिसे कहते हैं। छोड़ो मल्टीपर्पज को, आप तो ये देखो ऑफिस असिस्टेंट की कौन सी वैकेंसी है, अपने काम की वैकेंसी, इन दोनों को छोड़ देना। आपको स्केल 2 एंड स्केल 3 के अंदर फॉर्म फिल नहीं करना है, आपको फॉर्म फिल करना है ये वाला और ये वाला, ऑफिसर स्केल 1 पीओ का एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज, जिसे हम क्लर्क भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। बैंक क्लर्क जो होता है ना, उसके लिए जो वैकेंसी है वो है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की जो है क्लर्क की वैकेंसी जिसे हम कहते हैं। तो हमारे काम की है 1 नंबर और 4 नंबर पे जो वैकेंसी है, लगभग 5000 के समथिंग है, 5708 क्लर्क की वैकेंसी है बेटा, ध्यान रखना, 5708। ओके, आपके काम की वैकेंसी फिर से बोल रहा हूं, ये दोनों नहीं है, क्योंकि यहां आपको चाहिए एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस वालों की वैकेंसी है बेटा। या तो आप बैंक के अंदर पहले से ही कोई ऑफिसर रहे हुए हैं प्राइवेट वगैरह बैंक के अंदर, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होते हैं इनके अंदर कोई मैनेजर वगैरह रहे हों, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड वैकेंसी है स्केल 2 और स्केल 3 की। तो आप लोगों के काम की नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो फ्रेशर्स के लिए आप लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि अधिकतर सभी फ्रेशर्स ही होंगे ना, किसी के पास में अनुभव तो नहीं ना, कोई 2-4-5 साल पहले ऐसा अनुभव लेके बैठा हो तो बेटा इनमें अप्लाई कर सकता है, फिर वो डीप में नोटिफिकेशन को पढ़े और उसके अनुसार भरे। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास में किसी के पास में एक्सपीरियंस हो और उसके बावजूद भी मेरे कहने से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों के पास में अगर हो, मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सभी लगभग बच्चे फ्रेशर्स हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद में फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, तैयारी करते हैं, तो ठीक है, उनके लिए 2 ही वैकेंसी है, पीओ की और क्लर्क की। अब बात करते हैं कि सर पीओ का भरें या क्लर्क का, कौन सा अच्छा है? अरे भाई दोनों का ही भरो, ठीक है, दोनों का भर सकते हैं, दोनों की परीक्षा भी अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में परीक्षा हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान रख लो। आवेदन की तिथि की बात कर लेते हैं बप्पन आगे, कि कब से कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को कौन सा फॉर्म भरना है, आपको क्लर्क का फॉर्म भरना है और पीओ का फॉर्म भरना है। डेट क्या है भैया? तो डेट तो है 8 जून 2021, ये है प्रारंभ होने की, फॉर्म प्रारंभ होने की तिथि है 8 जून 2021, ठीक है। और इसकी जो समाप्ति की डेट है वो है 28 जून। लास्ट डेट की बात करें तो 28 जून 2021 क्या है, आप लोगों की लास्ट डेट है। मैं तो यही बोलता हूँ कि बेटा फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, अगर साइट अच्छे से चल रही हो तो भर भरा के फ्री हो जाओ। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि यार अभी तक तो दिन है, 20 दिन पड़े हैं पूरे, आराम से भर देंगे, भरते रहना। फिर जिस दिन लास्ट दिन सर्वर डाउन हो जाएगा ना, उस दिन भरना आराम से, रात भर परेशान होते रहना, ठीक है। तो वो तो आपकी इच्छा है, अगर परेशान होना है तो ठीक है। बाकी आप लोग अभी भी वैसे भी क्या कर रहे हो, ठीक है, तो फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फिल कर दो, ठीक है। 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिन के अंदर फॉर्म फिल कर दो, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है आप लोगों को बेटा, ठीक है। तो डेट्स वगैरह आपको कंफर्म हो गई ना। डेट कंफर्म होने के बाद में बेटा अब एक चीज़ और बता देता हूँ, पोस्ट, ठीक है। अब देखो ये भर्ती ऐसी होती है भैया, सेंट्रल की जो वैकेंसीज होती है ना, इनमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि भर्ती अटक गई, तलवार लटक गई भर्तियों के ऊपर, जैसे कि रीट वाली वैकेंसी का अता पता ही नहीं है भाई साहब। आप लोगों को तो ढोक दे दिए होंगे जो तैयारी कर रहे हैं रीट वालों के। मुखिया जो होता है ना, जो एग्ज़ाम लेने वाला होता है, उसके भी ढोक दे लेना बढ़िया से, देवी देवताओं के भी दे लेना भाई।
रीट वालों का तो अता पता ही नहीं है कि वो लोग तो बेचारे करेंगे ही क्या। ठीक है, तो अब तक 3 बार तो कैंसिल हो चुकी है, अब कोरोना आ गया, अब उनकी डेट के लिए डेट मीटिंगें चल रही है, अभी सरकार पे ही तलवार लटक रही है, तो रीट वालों का तो कोई भविष्य का पता नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारनी, आप तैयारी करते रहना बेटा, कभी ना कभी तो होगी। ठीक है, कभी तो आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ठीक है, ओके। तो रीट वाले बच्चे हताश नहीं हो, उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ मैं, बस इतनी सी बता रहा हूँ कि बेटा थोड़ा सा राजस्थान में एग्जाम्स का लेके चलता रहता है ना, तो वो आप लोग देखो, तो क्यों ना हम ऐसी वैकेंसी की तैयारी करें जिसकी डेट अपने को एग्ज़ाम की भी पहले से ही पता हो, फॉर्म भरने के साथ ही कि इतनी तारीख को परीक्षा है। तो देख लो भैया, एडमिट कार्ड आ जाएगा इसका 9 जुलाई को, अगले महीने की 9 जुलाई को क्या आ जाएगा, इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना मजे वाली बात। ठीक है, तो 9 जुलाई को एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम जो इसकी कंडक्ट होगी, एग्ज़ाम इसकी जो होगी, इसकी जो प्री की एग्ज़ाम होगी ना, प्री की एग्ज़ाम वो होगी, अरे रे रे ये तो गलती कर दी क्या, अरे हाँ एडमिट ही तो है। 9 जुलाई को तो क्या है, आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और एग्ज़ाम कब हो जाएगा, अगस्त 2021 में। ये लो, जुलाई में एडमिट कार्ड आया और अगस्त में एग्ज़ाम हो गया इसका। ठीक है, लगभग अपने को 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम का मतलब 9 जुलाई को मिला ना, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये हो गया प्री, 2 चरणों में परीक्षा होगी इसकी, ये प्री का मामला हो गया। बात करें मेंस की, तो बेटा अगस्त में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, अगस्त में एग्ज़ाम दिया ना, तो इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, मतलब कि अगस्त में एग्ज़ाम दिया तो उसी अगस्त में ही रिजल्ट आ जाएगा, लगभग लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक है, 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। और ये लो मेंस का आ गया, अब मेंस का आ गया आपका सितंबर में। सितंबर 2021 में क्या आ गया, मेंस का एडमिट कार्ड आ गया। और लगभग सितंबर और अक्टूबर में क्या हो जाएगा, मेन एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, हो गया काम। फॉर्म भर रहे हो अभी जून में, भर रहे हो ना अभी तक, तो 28 जून तक तो फॉर्म भरोगे, और सितंबर अक्टूबर में तो पूरा मेंस लग जाएगा, काम ख़त्म। ठीक है, काम ख़त्म होने के बाद में ये लो जनवरी 2022 हो गया काम, ज्वाइनिंग 2022 जनवरी में। ये लो सारा कैलेंडर बन जाता है बेटा। आप लोग समझो इस चीज़ को कि आईबीपीएस की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए बोल क्यों रहा हूँ, कि आज आप लोगों ने टारगेट बनाया ना, तो पूरा टाइम टेबल, पूरा कैलेंडर बना सकते हो आप, कि मेरा एग्जाम का मैंने फॉर्म फिल कर दिया, कितने दिन में मुझे क्या तैयार करना है, क्योंकि 9 जुलाई को तो एडमिट कार्ड आ रहा है, अगस्त में मेरा पेपर हो रहा है, अगस्त में पेपर देते हैं, सितंबर में रिजल्ट आ रहा है, और सितंबर में मेंस लग रहा है। सितंबर में मेंस लगने के बाद में सितंबर अक्टूबर में मेंस लग रहा है, उसके बाद में रिजल्ट आता रहेगा और ज्वाइनिंग हो जाएगी जनवरी में, तो जनवरी 2022 में। तो इतना आसान प्रक्रिया है, आप लोग फिर भी देख लो। मैं तो पूरी चीज़ें आप लोगों को समझा देता हूँ कि सर ठीक है, एग्ज़ाम डेट का पता चल गया, अब क्या करें, उम्र हुई है कि नहीं हमारी, तो उम्र की बात कर लो। आयु की बात करूँ तो पीओ के लिए आयु और क्लर्क के लिए आयु, पीओ को मैं यहां पर बोल रहा हूं कि ऑफिसर स्केल 1, क्लर्क के लिए जो पोस्ट है वो है क्या थी, ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, तो पीओ के लिए जो हमारी आयु निर्धारित की गई है वो की गई है 18 से लेकर के और 30 ईयर्स का वो होना चाहिए भैया। 18 से और 30 वर्ष के बीच में जो लोग हैं वो आराम से पीओ का फॉर्म भर सकते हैं। क्लर्क के लिए एज थोड़ी सी कम है। क्लर्क के लिए क्या होता है ना कि आयु में 2 साल की कमी कर दो, यानी कि 18 से लेकर के और 28 ईयर्स का जो पर्सन है वो क्या कर सकता है, फॉर्म अप्लाई कर सकता है क्लर्क के लिए। यह तो रही नॉर्मल बात। अब आप लोग जो प्लस
कैटेगरी जो बेनिफिट लेते हो कोई, ठीक है, कैटेगरी बेनिफिट का मतलब जैसे कि मान लो ST SC को 5 साल की, OBC को 3 साल की, ये जो वैकेंसी में जो भी रिजर्वेशन है, एज का रिलैक्सेशन है, वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ही काफ़ी सारी है, एज तो 28 तक है ना, उसके बाद में भी अगर आप कैटेगरी में आते हो तो +5 +3 एक सब चीज़ें आप लोग कर लेना। तो ये एज की बात हो गई। अगर आप लोगों को एज में डाउट हो कि कोई सर 18 तारीख, तो उसमें नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ लेना कि आप लोगों को किस प्रकार से कितनी डेट से कितनी डेट का काउंट किया जाएगा। कहने का मतलब बेटा, अभी जो फॉर्म भरने की डेट आई है ना, अभी जो 1 जनवरी 2022 की बात है, 1 जनवरी 2022 को जिसने अपनी एज 18 साल कर ली है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लें कि क्या क्या पढ़ाई के लिए योग्यता, शैक्षणिक योग्यता की क्या है इसमें डिमांड्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए भैया चाहिए दोनों पोस्ट के लिए, यानी कि क्लर्क के लिए भी और PO के लिए भी, दोनों के लिए चाहिए वो है ग्रेजुएशन। किसी भी जानी मानी विश्व जो यूनिवर्सिटी है, मतलब कि एक अच्छी सम्मानित जो है लीगल जो यूनिवर्सिटी से है उनसे आप लोगों का क्या चाहिए, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। किसी भी फील्ड में, जैसे BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, डजेंट मैटर, आप लोगों की ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, ठीक है। ग्रेजुएशन है। 2 कॉलम और मिले होंगे आपको कि लोकल लैंग्वेज का ऐसा कुछ, ठीक है, 2 कॉलम मिले, उसकी टेंशन मत लो बेटा। आप लोग जैसे कि कोई राजस्थान क्षेत्र के, तो राजस्थान क्षेत्र का ही फॉर्म भरोगे ना, तो राजस्थानी भाषा बोलने के अंदर किसी को कोई आपत्ति है क्या? सब समझते हैं ना, को बोल रहा है, अरे बोलना नहीं आती है लेकिन जो बोल रहा है वो तो समझ में आती है ना, बस बात खत्म। अब ये इसलिए है, आप हो राजस्थान के और बंगाल का भर रहे हो, और बंगाल का भर रहे हो तो बंगालियों ने कह रखा है, मतलब बंगाल वालों ने कह रखा है कि क्या होना चाहिए, आपको बंगाली आनी चाहिए। अब बोलो बंगाली, तो नहीं बोल पाएंगे तो ऐसा काम ही नहीं करना है ना, तो इंडिया का यहीं पे भर दो, उस लैंग्वेज की, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, वो चीज़ें। तीसरी बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर लोकल लैंग्वेज का हो गया ना। अरे लोकल लैंग्वेज वाला कोई इशू नहीं है आप लोगों के लिए। एक इम्पोर्टेंट इशू ये हो रहा है कि आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर्स बेसिक नॉलेज ये मस्ट है भैया, ये जरूरी है। ग्रेजुएशन होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज का होना चाहिए और कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ऐसा कोई आप लोगों के लिए कैटेगरी फिक्स नहीं है कि ये वाला सर्टिफिकेट भी जमा कराओ, वो सर्टिफिकेट वगैरह का नहीं, बस आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं बेटा एग्जाम में। प्री में नहीं आएंगे, मेंस में आएंगे, वो अभी हम बात कर लेंगे कौन से एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसकी बात हम करेंगे। आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैंने फिर से बता दिया है कि क्लर्क के लिए क्या चाहिए और PO के लिए क्या चाहिए, दोनों के लिए ही ग्रेजुएशन चाहिए। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? अब इनमें देखो, ये जो स्केल 1 है ना, स्केल 1 PO के लिए, इसमें लिखा हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा नोटिफिकेशन में, प्रीफरेंस, प्रीफर्ड किया जाएगा। किसको? एग्रीकल्चर वालों को। एनिमल हस्बेंड्री वाले, लो हो गया, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। कहने का मतलब लास्ट टाइम पे जब सिलेक्शन होता है तो इनको भैया क्या मिलेगी, प्रेफरेंस मिलेगी। उस चीज़ का आप लोग लोड मतलब ये फालतू चीज़ है, ये लो हटा दी मैंने, कुछ ही नहीं है ये। अरे होते ही नहीं है। एग्रीकल्चर वाला बच्चा होता है, अपना फील्ड जो भी देखेगा एग्रीकल्चर में ही देखेगा ना, बस ये है कि प्रेफरेंस दी जाएगी, वो मेरिट में बाद में देखेंगे। 2 बच्चे हैं मान लो, दोनों के 65 नंबर आ गए और 65 पे सिलेक्शन हो रहा है, अब क्या करें? अब दोनों में से भैया कैटेगरी भी सेम है, लो SC कैटेगरी के हो गए दोनों के 65 अब क्या देखें? अब क्या स्मार्टनेस देखेंगे क्या वहाँ पर कि ये गोरा है काला? ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
तो वो तो हमारे फिर तो किसका मूल अधिकार का हनन हो जाएगा ना। तो आप लोगों को क्या देखेंगे, फिर वो देखेंगे प्रीफरेंस किसको दें। अगर दोनों में से हो सकता है किसी के पास में लॉ की डिग्री हो सकता है किसी ने एग्रीकल्चर में किया हो सकता है किसी ने ये हॉर्टिकल्चर जो भी होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है, इनके अंदर कुछ भी किया हो, तो वो अगर जिसके पास में इन चीज़ों का कुछ है ना नॉलेज या फिर सर्टिफिकेट है, उसको प्रीफरेंस मिल जाएगी। ऐसी कंडीशंस नहीं आती है जल्दी जल्दी, ठीक है। ये तो बहुत रेयर केसेस हो गए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए सब नॉर्मली होते हैं बेटा, कोई कुछ अलग से सर्टिफिकेट लेके नहीं आते हैं। मेरा जैसा फिर भी लॉ में डिफीट कर जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं बेटा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इतनी ही है, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अरे हाँ, मुद्दा तो ये है कि सर एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो क्या करें। अब फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम ही नहीं हुए, है ना मुद्दा। तो भाई साहब इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोग तो एक छात्र शक्ति हो। आप क्या करो, आप ये मतलब सरकार को चेताओ भाई, इस चीज़ के लिए करो कुछ ना कुछ तो सरकार को, कि लेट हो गया एग्ज़ाम, वैकेंसी आ गई पहले। अब हम जब यार ये क्या चल रहा है, जून चल रहा है, जून जुलाई में क्या रिजल्ट नहीं आ जाता है क्या फाइनल ईयर का? तो जून जुलाई में हमेशा रिजल्ट ही आ जाता है फाइनल ईयर का, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का आ जाता है। और ऐसा भी हो रखा है कि कईयों का आ गया है, कईयों के क्या है कि जैसे ऑनलाइन एग्जाम वगैरह कुछ हो गए हों, तो कईयों का ऐसे भी हो गया है। तो आप लोग क्या हो गए, मतलब कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी इस वैकेंसी में, बस यही वाली आएगी तो कि फाइनल ईयर के बच्चे मतलब जो थे जून जुलाई तक रिजल्ट आ जाता है, वो डिले हो गया है, क्योंकि रिजल्ट तो किसी का भी नहीं आया। और जिसका, और बोर्ड ने तो साफ साफ कह दिया है कि जो 28 तारीख तक, 28 जून तक जिसके पास में डिग्री होगी, 28 जून तक जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होगा ना, वो अप्लाई कर सकता है। अब बताओ कैसे करेंगे भैया, 28 जून तक कैसे डिक्लेयर करेंगे? अभी तक तो बोर्ड ही बन रहे हैं, परीक्षाओं लेने के लिए गठन हो रही है समितियां कि कैसे कैसे परीक्षा लेनी है फाइनल ईयर वालों की, तो पॉसिबल नहीं है ना वो चीज़। तो ध्यान रखना, जो अपियर है ना, जो फाइनल ईयर अपियर, वो मुश्किल फॉर्म भर पाएंगे इसमें, क्योंकि उन लोगों के लिए टाइम ही नहीं मिला इतना। अगर ये वैकेंसी में फॉर्म भरने की डेट अगस्त वगैरह आती तो फिर भी शायद कुछ तोड़ निकल सकता था। ये तो अब यही है कि सरकार ही अगर इसमें कुछ कर दे कि हाँ हम अभी अप्लाई करने के लिए अलाउ करें, जब रिजल्ट आएगा या एग्ज़ाम होगी उस डेट तक भी अगर आप लोग, वो जो भी है सरकार प्लानिंग करेगी, हमारे बस में नहीं है ये चीज़। तो आप लोग ध्यान रखो, जिसके पास में ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, अदरवाइज नहीं, फालतू का रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। एक काम कर सकते हो, किसी को तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है, अच्छे से तैयारी कर रहा है और ठीक है, तो उसको जैसे कि मान लो कोई ST SC का बच्चा है, ठीक है, ST SC का कोई बच्चा है तैयारी कर रहा है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, तो बेटा वो फॉर्म फिल कर ले, कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम में बैठ भी जाए, ऐसा कोई आपत्ति नहीं है। बस वही है, वो क्या कर लेगा, इससे प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। क्योंकि 175 भी लग रहा है बेटा। जनरल वालों को मैं सजेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि 850 रुपये है, और फिर आगे जाके वो एलिजिबल भी नहीं है, तो 850 रुपये डूबेंगे बेटा। एक एक रुपये की वैल्यू होती है मेरे अकॉर्डिंग तो जिसके पैसे कम लग रहे हैं ना, जिसके पास में कोई कोटा है, पैसा कम लग रहा है, वो प्रैक्टिस के लिए एग्जाम दे सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं, ये हो गई आयु की बात में, वैकेंसी के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा सिलेबस की, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ गया वो। सिलेबस, पाठ्यक्रम, क्या पढ़ना है, किसका एग्जाम होगा। तो भैया ये लो, सबसे पहले तो आ जाओ क्लर्क के लिए। क्लर्क का मतलब ऑफिस असिस्टेंट से लेना है यहाँ पर। उसके लिए तो क्या है, क्लर्क के लिए तो है रीजनिंग है सबसे पहले तो। 40 प्रश्न होंगे जिनके लिए 40 अंक होंगे भैया, ये लो, ठीक। इसके बाद में है न्यूमेरिक एबिलिटी, ठीक है। न्यूमेरिक एबिलिटी है, 40 प्रश्न होंगे, 40 अंक दे होंगे, ठीक है। यानी कि 40 नंबर और 40 नंबर, ये हो गया आपका प्रीलिम्स। 2 चरणों में इसका पेपर होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था इससे पहले कि प्री होगा और मेंस होगा। तो प्री के अंदर बस क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग, बस 2 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं। प्री के अंदर क्या आएगा, मैथ और रीजनिंग आएगा, यानी कि टोटल 80 नंबर का पेपर होगा, 80 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। कितने नंबर का, 80 नंबर का पेपर होगा और 80 ही प्रश्न होंगे, ठीक है। और इनके लिए टाइम जो दे होगा ना बेटा, तो 80 नंबर का पेपर होगा, ये 45 मिनट, पौन घंटा बहुत है क्या,
मैथ रीजनिंग के लिए, तो मैथ और रीजनिंग के हैं 45 मिनट का पेपर होगा ऑनलाइन, ठीक है। टेंशन मत लेना, कोई वो पेपर की कोई सील विल नहीं तोड़नी, आराम से ऑनलाइन पेपर होएगा। समझ में आ गया ना। रीजनिंग की और मैथ की होगी, बस पहली जो प्री की एग्जाम होगी वो रीजनिंग और मैथ्स का होगा। 40-40 अंक के दोनों होंगे, 80 नंबर का पेपर है। अब आप लोग इतने टेंशन में आ गए होंगे कि सर मैथ का क्या करें, रीजनिंग तो कर देंगे। अरे भाई साहब, टेंशन यहीं पर ही तो है। प्री वाले क्या मान के चलते हो, 75 नंबर ले आते हैं बच्चे, 75 नंबर आराम से आ जाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिक एबिलिटी, एडवांस मैथ तो है भी नहीं, नॉर्मल सी मैथ है आपकी, अंकों की वाली जो है ये पार्टनरशिप वगैरह सब चीज़ें आ जाती है इसमें, हालांकि आने को तो रीजनिंग और मैथ है 80 नंबर की है। प्री पास करनी है आपको सबसे पहले, उसके बाद में मेंस के लिए आप एलिजिबल होते हो। समझ में आई क्या यहाँ तक। इसके अंदर देखो, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, 80 नंबर का पेपर होगा, 45 मिनट लगेंगे, ऑनलाइन पेपर होगा। बच्चों के 75 नंबर भी आ जाते हैं इसमें, ध्यान रखना। दोनों के लिए सेम है। क्लर्क की बात करूँ चाहे से पीओ की बात करूँ, यानी कि ऑफिसर ग्रेड की जो फर्स्ट है ना, स्केल फर्स्ट है, दोनों का सेम प्रोसेस है। इनकी ये है और इनकी ये है, बस इतना सा फर्क होता है, इसका जो न्यूमेरिक एबिलिटी है ना, इसका नाम यहाँ पर बदल जाता है और उसको बोलते हैं, ये आ गया भैया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अरे मैथ थोड़ी कम है, मैथ थोड़ी ज़्यादा है, बस इतना सा ही अंतर है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब यही है, आप लोगों के वही 40 नंबर की रीजनिंग, 40 नंबर की मैथ हो गई, 80 नंबर का हो गया। यानी कि पीओ का और क्लर्क का दोनों का 40 नंबर का मैटर है ये। बात समझ में आ गई ना। इसके बाद में आ जाओ मेंस के लिए। दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ पहले ही बता दी थी मैंने। आप पीओ का और क्लर्क का दोनों का अप्लाई कर सकते हो, दोनों के एग्जाम आप लोगों के लगेंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद में मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मेंस के पे आ जाओ। मेंस का एग्जाम क्या होगा, वही जो सितंबर अक्टूबर में जो मेंस का एग्जाम होगा, उसमें बेटा क्लर्क के लिए देखते हैं। पीओ का भी यही है यार, बार बार अलग अलग काहे को लिखूँ मैं। बैंक में जो है ना रीजनिंग, बस दोनों का सेम ही है। तो क्लर्क और पीओ का दोनों सेम है। सबसे पहले तो आ जाओ रीजनिंग पे। ये लो 40 प्रश्न होंगे, जिनके लिए 50 अंक दिए होंगे। ओके। रीजनिंग के बाद में अगला पेपर होता है बेटा, वो होता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस वाला जो पेपर होता है ना, इसके अंदर आप लोगों को कोई ज्योग्राफी वोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई इतिहास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स पढ़ लेना अच्छे से, और करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई इतिहास वगैरह नहीं पढ़ना, कोई भूगोल नहीं पढ़ना है आप लोगों को। राजनीति भी कम से कम पढ़नी है, लेकिन संविधान तो पढ़ना ही है बेटा, ठीक है। तो संविधान पढ़ लेना। जनरल अवेयरनेस के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स के बाद में बैंकिंग से रिलेटेड जो भी आप लोगों की जीके होती है, करंट अफेयर्स वगैरह होते हैं, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। आरबीआई को पूरा पढ़ डालना, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। जनरल अवेयरनेस के अंदर ये है, वही है 40 प्रश्न होंगे इसके, और 40 अंक दे होंगे। 1 नंबर का इक्वेशन होता है इसका, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ बेटा कंप्यूटर पे। कंप्यूटर है ना, प्रश्न तो 40 होंगे, लेकिन जो अंक होंगे ना वो 20 ही होंगे इसके। 20 नंबर का कंप्यूटर आता है। कंप्यूटर के बाद में आ जाओ अब लैंग्वेज पे। इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज, यह आपको चूज करनी है। आप हिंदी वाला दोगे या फिर इंग्लिश वाला दोगे, वही पैसेज वगैरह, एरर डिडक्शन वगैरह, स्पोर्टिंग एरर का हो गया, जंबल वर्ड्स आ गए, सिनोनिम्स आ गए, इंटोनिम्स आ गए। इंग्लिश के दे लो या फिर हिंदी के दे लो, या आपकी चाहे भैया। हिंदी मीडियम वालों के मजे हैं इसमें, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के मजे क्यों हैं कि हिंदी मीडियम कीजिए, चूज़ कर लेना आराम से। जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना, वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर इंग्लिश हमारे को नहीं आती। कोई बात नहीं है, नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो हिंदी ले लो, हिंदी तो पढ़ लोगे ना। तो दोनों में से कोई सा भी एक ले लेना। वही 40 प्रश्न होंगे और 40 अंक का होगा।
ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट कितने बच गए भैया? 50 नंबर तो वो हो गए, और उसके बाद में 100 नंबर अपने 80 और 20, 100 नंबर वो हो गए। अब आ जाओ बाद में वापस से, वो आ गया न्यूमेरिक। मैथ लिख दूँ क्या? समझ जाना, वही बात है। 40 प्रश्न होंगे और 50 नंबर के होंगे। टोटल करके देखना, देखो बेटा एक बार कितने हुए। 200 अंक का, 200 नंबरों का पेपर आप लोगों का मेंस का होने वाला है। ठीक है, ये भी 200 प्रश्न हो गए। 200 क्वेश्चंस हो गए और 200 आप लोगों के एक एक ये हो गया, आपका नंबर हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। टाइम कितना मिलेगा इन 200 प्रश्नों के लिए? तो वो मिलेगा 2 आवर्स। ऑनलाइन पेपर होने वाला है। बताओ और कुछ बताना है क्या? सब चीज़ें पता चल गई ना? अरे बच्चा कुछ ही नहीं है भैया, मेंस का बता दिया, प्री का बता दिया, पढ़ना कुछ ही नहीं है। पढ़ने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके पढ़ लेना बस। जीके के अंदर भी हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़नी है। जीके के अंदर पढ़ना है क्या? जीके के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जीके के अंदर बैंकिंग से रिलेटेड पढ़ना है, और आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेटा भी पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी करंट अफेयर्स प्लस आप लोगों का इकोनॉमिक्स प्लस बैंकिंग का, ये आरबीआई वगैरह का गठन वगैरह, ये सब चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़नी है। इंटरनेशनल जो बैंक है उसके बारे में भी सारी जानकारियाँ आप लोगों को रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ये सिलेबस है आप लोगों का, यानी कि 2 चरणों में पेपर हुआ, प्री और मेंस। प्री के अंदर पूछा गया आप लोगों से 80 नंबर का पेपर, जिसमें आप लोगों की रीजनिंग और मैथ आई, और मेंस का पेपर हुआ जिसके अंदर मैंने एक कंप्यूटर जोड़ दिया और एक आपकी लैंग्वेज जोड़ दी, हिंदी या इंग्लिश में से कोई सा भी। जिसको इंग्लिश अच्छी आती है वो इंग्लिश भरो, जिसको हिंदी अच्छी आती है वो हिंदी भरो। ठीक है, पढ़ना दोनों में है। ओके, तो इंग्लिश वाले जिनके पास में 19-20 है, दोनों की 19-20 है ना, इंग्लिश और हिंदी, मैं सजेस्ट करूंगा इंग्लिश के लिए बेटा। यहाँ से बेनिफिट होता है आप लोगों को, क्योंकि बच्चा नंबर लेके जाएगा फिर यहाँ से इंग्लिश वाला। ठीक है, अब आप देखो कि नहीं मेरे को है ना कि सर मेरे को तो पढ़ने में नहीं आएगी, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी चॉइस है। मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं करूँगा मेरी तरफ से, मैं तो इंग्लिश को चूज़ करता हूँ। ठीक बेटा, उसके बाद में आगे चलते हैं। आगे चलते क्या है, बस आप लोगों का जो मेन जो काम है ना वैकेंसी से रिलेटेड, वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। तो आईबीपीएस की जो वैकेंसी है या आरआरबी की, बेटा मैं आप लोगों को सबको यही बोलूँगा कि फॉर्म सबको फिल करना है, एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन पेपर है। आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। सीखने के अलावा मैं आप लोगों से वही कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह है वो मैं डेली आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही आप लोगों के पास में मिल जाएंगे। ठीक है, संविधान की क्लासेस मैंने डाल दी, इंग्लिश की क्लासेस मैंने डाल दी आप लोगों के लिए। इसको कंटिन्यू करेंगे अभी वापस से, और क्लासेस वापस रेगुलर से हो जाएगी आप लोगों की। और जैसे ही लॉकडाउन खुलने के मतलब आदेश आ जाएंगे तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों के लिए बेटा पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस आप लोग साथ दो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियोस को भी शेयर करो, चैनल की ग्रोथ बढ़ाओ थोड़ी सी, है ना। ठीक है, और घर पे पढ़ते रहो अच्छे तरीके से आप लोग। बस अभी टाइम का सदुपयोग करो। वो वाला टाइम गया कि सर कोरोना चल रहा है, गया कोरोना, हो गया कोरोना का, इतना ही काम था। आप लोग पढ़ाई में लग जाओ, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो, इधर उधर डोलना करना बिल्कुल बंद रखो, क्योंकि वही है, बाहर निकलोगे तो होगा। इससे अच्छा है आप लोग घर पे बैठ के आराम से स्टडी करो अपनी, और कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे डायरेक्ट शेयर करो, मुझे पूछो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछो, कोई भी दिक्कत हो, हर तरीके का समाधान मैं आप लोगों के लिए करूँगा। बस आप लोग साथ बनाए रखो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। बहुत सारी और भी वैकेंसीज आ रही है धीरे धीरे, सबकी तैयारी करते रहो। तैयारी कहने मतलब जानकारी रखो, फॉर्म वगैरह फिल करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस लो, फॉर्म वगैरह फिल करके एग्जाम देने का एक्सपीरियंस लेते रहो। ठीक है बेटा, तो अपन मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के अंदर। फिलहाल के लिए बाय बाय, टाटा सबको, ओके बाय।